हेलो बच्चों, आज हम निबंध लेखन पढ़ेंगे। निबंध लेखन हमारी सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है। इसमें शब्द सीमा अलग-अलग होती है। जब हम छोटी कक्षा में होते हैं तो कम शब्द सीमा में हमें लिखना होता है निबंध। जैसे-जैसे बड़ी कक्षाओं में बढ़ते चले जाते हैं तो हमें ज़्यादा शब्दों में निबंध को लिखना होता है। लेकिन निबंध लिखने का जो तरीका है या निबंध क्यों लिखा जाता है या निबंध लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, निबंध के प्रकार कौन से हैं, निबंध के अंक कौन से हैं, ये मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। मुझे कई बच्चों ने बोला कि मैम आप निबंध हमें ज़रूर समझाइए, तो मैं आज उन सबके लिए निबंध लेखन लेकर आई हूँ। आप मेरी वीडियो ध्यान से देखें, सुने और समझें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए, सबसे पहले निबंध लेखन क्या होता है। निबंध लेखन एक गद्य रचना होती है। इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। निबंध किसी भी विषय में मुख्य विचार और नजरिए का एक सुव्यवस्थित रूप है। निबंध किसी एक विषय पर आधारित होता है। विषय की जानकारी, विचार या भावनाओं के संचार का एक प्रबल माध्यम है। निबंध के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, निबंध जानकारी, विषय या भावनाओं के संचार का एक प्रबल माध्यम है। निबंध के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का संचार करने में समर्थ हो सकता है। निबंध लेखन आपको एक ऐसा सुअवसर प्रदान करता है जिससे आप अपने ज्ञान को दूसरों के सम्मुख प्रकट करते हैं। तो बच्चों, ये तो निबंध की छोटी सी जानकारी थी। अभी हम निबंध की परिभाषा पढ़ते हैं। एग्जाम में आपको ये सब नहीं पूछा जाता कि निबंध की परिभाषा, अंग या क्या है, लेकिन आप जिस विषय में लिख रहे हैं उस विषय की संपूर्ण जानकारी आपको होना आवश्यक है। तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि निबंध क्या है, कैसे लिखे जाते हैं। तो देखिए, निबंध की परिभाषा समझते हैं। अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं कि किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। हम अपने जब भावों को या किसी भी विषय को नियंत्रित ढंग से क्रम के अनुसार लिखते हैं तो उसे निबंध कहते हैं। निबंध देखो बच्चों, दो शब्दों से मिलकर बनता है, नी और बंध। ठीक है, नी और बंध का क्या अर्थ होता है? भली प्रकार से बंधा हुई रचना। तो यानी जिस रचना को हम एक प्रॉपर ढंग से, क्रमानुसार, सही क्रम से अगर हम उसको बांध के एक रचना का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम निबंध कहते हैं। सरल शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। देखिए, अब निबंध के अंग क्या होते हैं ना। निबंध के 4 अंग होते हैं। जैसे पहला शीर्षक, फिर प्रस्तावना, फिर विषय विस्तार और फिर उपसंहार। ठीक है, देखो शीर्षक क्या होता है। शीर्षक हमारा जो होता है वो आकर्षक होना चाहिए, मतलब जिससे कि लोग उसे पढ़ने की, लोगों में उत्सुकता हो, उसके प्रति आकर्षक हो। लेकिन यदि हम परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो ये शीर्षक हमें पहले से ही दिया गया होता है। सेकंड इसका जो आता है वो होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम ये कहेंगे कि निबंध की नींव है वो मतलब वो एक मजबूत होनी चाहिए। तो इसको भूमिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना जो है रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। लंबी प्रस्तावना नहीं लिखनी चाहिए, है ना। छोटे शब्दों में स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो प्रस्तावना जो है उसकी विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, जो हमें विषय दिया गया है उसकी झलक उसमें दिख सके, प्रस्तावना ऐसी लिखी जानी चाहिए। प्रस्तावना जो है पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम शुरू की प्रस्तावना ही सही नहीं लिखेंगे तो पाठक जो है वो क्यों पढ़ेगा हमारा निबंध। तो हमें उसे ध्यान से लिखना चाहिए। तो इसकी शुरुआत करते हुए ना बच्चों, आप किसी सूक्ति का, किसी श्लोक का, किसी स्लोगन का या आप कोई भी राइटर की कुछ पंक्तियों का उदाहरण लेकर, इसको हम अपने विषय से संबंधित इन पंक्तियों का उदाहरण लेकर हम अपना जो है निबंध शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो बहुत अट्रैक्टिव बनता है, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है, और जो पंक्तियां हैं जब वो परीक्षक जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है या जो आपकी कॉपी देखता है, जब वो पढ़ता है तो उस पर भी अच्छा प्रभाव डालती है, जिससे कि विद्यार्थियों को अच्छे अंक मिल जाते हैं। तो ये एक अपने निबंध को एक रोचक, एक प्रभावशाली बनाने के लिए एक मेन पॉइंट होता है कि आप पंक्तियों के थ्रू, सूक्तियों के थ्रू या कोई भी स्लोगन मिल जाए, आपको कोई श्लोक मिल जाए संस्कृत का, इंग्लिश की कोई पोयम की 2 लाइनें मिल जाएं, कुछ भी आपको जो अट्रैक्टिव, जिससे आप इसको शुरू कर सकें, तो आपको अपने विषय संबंधित ये ज़रूर लिखना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए।
उसके बाद आपका आता है तीसरा पॉइंट, विषय विस्तार। विषय विस्तार में क्या होता है, 3 से 4 अनुच्छेदों में अपने विषय को स्पष्ट, मतलब विषय को विभिन्न पहलुओं में आपको विचार प्रकट करने चाहिए और उनको स्पष्ट करना चाहिए जो आपका विषय दिया गया है। ठीक है। अब निबंध का जो सर्व प्रमुख अंश होता है वो ये विषय विस्तार ही होता है। इसका एक तरीका ये भी है कि यदि आपको कोई निबंध लिखना है और उसको काफ़ी आपको रोचक बनाना है और पढ़ने वाले को अच्छा लगे, तो एक रफ लिख लो पहले कि उसमें आपको क्या बताना है, उसके पॉइंट्स बना लीजिए कि आपको ये पॉइंट्स बनाना है। फिर उन पॉइंट्स को और जो आपने लिखा है रफ को, फिर उसको एक पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। तो इससे आपका जो निबंध है वो एक रोचक ढंग से प्रस्तुत होगा। लेकिन एग्ज़ाम में हम ऐसे नहीं कर सकते। एग्ज़ाम में तो हमें एकदम से हमें विषय दिया गया होगा जिसके आधार पे हमें निबंध लिखना होता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस आप पहले से ही कर लेंगे। जो भी होता है दो अपने विषय होते हैं उनकी प्रैक्टिस आप पहले से करके रखिएगा, ताकि आपको ये ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो, क्योंकि समय सीमा का भी तो हमें ध्यान रखना होता है एग्जाम्स में, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट होता है हमारा लास्ट, उपसंहार। ठीक है। उपसंहार क्या होता है, ये निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है और हम ये भी लिखते हैं लास्ट में कि क्या संदेश दे रहा है ये निबंध। अच्छा, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम कोई उपदेश, कोई मॉरल वैल्यू की 2-4 लाइंस, या हम क्या कर सकते हैं किसी दूसरे विचारक से के लिखी हुई जो कविताएं हैं या पंक्तियां हैं, हम उसको लिखकर हम इसको जो है हम इसका निबंध का अंत कर सकते हैं। इससे भी अट्रैक्टिव बनता है। मतलब आप निबंध जो लिखेंगे तो आप इससे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं इसको, तो पढ़ने वाले को और मज़ा आएगा। यानी आपने शुरुआत करी तब भी आपने सूक्ति, श्लोक या पंक्तियों से करी, और जब आपने इसका अंत करा तब भी आपने लेखक की या कवि की कोई कविता है, पंक्ति है या कोई उपदेश है किसी भी व्यक्ति के, तो आप उसके द्वारा इसका अंत, मतलब इसको समाप्त कर सकते हैं। तो ये निबंध लिखने के कुछ तरीके होते हैं और ये एक अच्छे तरह से निबंध को लिख सके, ये एक इसका तरीका होता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निबंध के प्रकार। देखो, निबंध जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक, विचारात्मक और विवरणात्मक, है ना। आपको लिखने के लिए तो नहीं आता। ठीक है। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि वर्णनात्मक निबंध क्या होते हैं, विचारात्मक निबंध क्या होते हैं और विवरणात्मक निबंध क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं वर्णनात्मक निबंध। इसमें क्या होता है, किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन किया जाता है। ये निबंध स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि के आधार बनाकर लिखे जाते हैं। ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बता देती हूँ कि मान लीजिए कि हमें किसी मनुष्य पे कोई निबंध लिखना है। जैसे कि आपने देखा कई बार गांधी जी पे आ जाता है, कोई किसी पोएट पे आ जाएगा, किसी लेखक पे आ जाएगा, या किसी क्रिकेटर पे आ जाता है, किसी महान नेता पे आ जाता है। तो यदि कोई मनुष्य पे निबंध लिखने पे आता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे पहले उसका परिचय लिखा आपने, फिर उनका क्या इतिहास रहा है ना, उनकी वंश परंपरा क्या रही है, फिर भाषा और धर्म क्या था, और उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्य क्या थे, उनका जीवन कैसा था। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे दूसरा देखो, दूसरा है हमारा विवरणात्मक। इसमें क्या होता है, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। जैसे यात्रा, किसी घटना का, मैच का, मेले का, किसी मौसम का, ऋतु का, है ना, संस्मरण आदि का विवरण। जैसे कई बार आ जाता है किसी पुस्तक पे लिखना है, या आप किसी मेले का वर्णन कीजिए या यात्रा का वर्णन कीजिए। तो इस तरह के जो निबंध लिखने को आते हैं इसको हम कहते हैं विवरणात्मक निबंध। इसका भी मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। मान लो कि यदि कोई ऐतिहासिक चीज पे निबंध लिखने के लिए आया है, ठीक है, या कोई ऐतिहासिक है, तो उस पर आप क्या पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे वो घटना का समय या स्थान, मतलब कोई भी ऐतिहासिक घटना हुई है या किसी स्थान के बारे में पूछा है, तो उसका आप मतलब ये लिख सकते हैं कि कब वो बना था, है ना, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, उसका क्या कारण थे, आप वर्णन कर सकते हैं किसने बनाया, क्या उसका उद्देश्य था, है ना, या उसके पीछे क्या भावना छुपी हुई थी, या किस मोटिव को लेकर वो बनाया गया। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए अपने निबंध को लिख सकते हैं। तीसरा है हमारा विचारात्मक निबंध। देखो, विचारात्मक निबंध में क्या होता है कि हमारा जो है विचारात्मक निबंध यानी हमारा होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी गुण,
दोष, धर्म या फल का वर्णन विचारात्मक निबंध होता है। मतलब इसमें हम किसी देखी सुनी बातों का वर्णन नहीं करते, इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। मतलब आप अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी कल्पनाओं के आधार पर इस निबंध को लिखते हैं। ये दोनों प्रकार से थोड़ा अधिक श्रम साध्य होता है, मतलब इसमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें एक विशेष अभ्यास की जरूरत होती है। मतलब आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। अब देखिए, जो इसको निबंध लिखते हैं उसको हम कैसे बांट सकते हैं। जैसे किसी भी विषय पर या किसी घटना पर आपको निबंध लिखने के लिए आ गया, तो आप उसकी कल्पना करके, जैसे उसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, सार्वजनिक उसका स्वाभाविक क्या कारण हो सकता है, या उसकी तुलना, गुण दोष लिख सकते हैं, लाभ हानि लिख सकते हैं, क्या प्रमाण है उसके, और लास्ट में उपसंहार जरूर लिखा जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे निबंध के प्रकार। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये आप ध्यान से सुनिए। निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। जो भी आपको विषय, आप जिस विषय पर भी लिख रहे हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आपका क्रमबद्ध रूप से विषयों को लिखा जाता है। मतलब ये नहीं कि आप कुछ चीज पहले लिख दीजिए। मान लिया आप किसी लेखक के बारे में ही लिख रहे हो, तो आपने उसकी पहले उसके जीवन परिचय के बारे में लिख दिया, उसका साहित्यिक परिचय लिख दिया, बाद में उसका जन्म मृत्यु लिख दी। तो ऐसे नहीं होता। एक आप पूरे क्रमबद्ध तरीके से आप अपने विचारों को, आप अपने निबंध को लिखोगे। तीसरा पॉइंट है हमारा, निबंध की भाषा रोचक और सरल होनी चाहिए। मतलब जो भाषा है वो रोचक हो ताकि पढ़ने वाले को मजा आए, और सरल होनी चाहिए ताकि कोई भी पढ़े तो उसे समझ में आ जाए। ऐसे कठिन शब्दों का इस्तेमाल ना करो कि दूसरों को समझ में ही ना आए, है ना। आप फोर्थ देखिए, निबंध के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। छोटे छोटे वाक्य में और एक प्रभाव देने वाले वाक्य जो है हमें लिखने चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए और अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए। व्याकरण के नियमों और विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए आपको। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरों के प्रयोग से निबंध जो है और ज्यादा सशक्त बनता है। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरंभ, मध्य और अंत किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविताओं का उल्लेख कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि पंक्तियों के साथ यदि आप किसी का शुरू करते हैं, मध्य में भी एक दो पंक्तियां यदि आप डाल देते हैं और अंत करते हैं उन्हीं किसी कविता या लेखक की लाइंस के साथ, तो आपको वो काफी अच्छा समझ में आता है। वो एक देखने में भी काफी प्रभावशाली निबंध लगता है। तो निबंध की शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको 150 या 200 शब्दों में पूछा गया है तो आप उतने में ही लिखिए। ज्यादा लिखेंगे तब भी कोई फालतू नंबर नहीं मिलते हैं, और कम लिखेंगे तो नहीं इतना आकर्षक लगता। जितना पूछा गया उतना लिखिए, जितने शब्दों में पूछा गया उतना ही आपको ये लिखना चाहिए। व्यर्थ की बातें ना लिखिए उसमें। और विषय से नाटे, यानी यदि किसी विषय पर लिख रहे हो तो उसी विषय पे लिखो। ये नहीं कि आप लिखते लिखते किसी और विषय पे चले गए। जो आपका विषय है उसको ध्यान में रख के ही सारा निबंध आपको लिखना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलू पर आपको विचार प्रकट करने चाहिए। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने पहले अनुच्छेद में तो कुछ और बता दिया, दूसरे में जब आप पैराग्राफ बना के लिख रहे तो उसमें कुछ और लिख दिया। नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। वर्तनी, भाषा की शुद्धता, लेखन की स्वच्छता और विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी वर्तनी पर, भाषा की शुद्धता पर और अपनी हैंड राइटिंग पर, यानी शब्द जो लिखो वो शुद्ध और अच्छे लिखे होने चाहिए। अब अंत में मैं आपको ये बताऊंगी कि निबंध लेखन जो है वो आपके पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया है, क्यों बच्चों को निबंध जो है लिखने के लिए दिया जाता है। देखिए, विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्र कर कर लिखना सीख पाए। मतलब आप अपने विचार लिखना खुद सीख पाओ, विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाए, भाषा को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीख पाए। किसी भी विषय पर छात्रों के स्वयं के विचार हों, उनका वैचारिक स्तर निश्चित हो सके, संवेदात्मक व वैचारिक स्तर पर परिपक्व हो सके, वे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे पाएं, अपने विचारों को दृढ़ता से रख सकें, ये सीख सकें कि कैसे अपने विचारों को दृढ़ता से वो रख सकते हैं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके, और रट्टू तोता ना बने, वो अपने आप को विचारशील प्राणी बनाएं। तो ये सब पहलू को ध्यान में रखते हुए आपके पाठ्यक्रम में निबंध को डाला जाता है। तो बच्चों, ये आपकी जो वीडियो है निबंध लेखन, ये आपकी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी कक्षाओं में लिखने के लिए निबंध आते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि ये और बच्चे भी पढ़ सकें। और मुझे कमेंट करके बताते रहें। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझसे कुछ कहते हैं कि मैम आप अब ये वाली वीडियो बनाइए, मैम हमें आपकी वीडियो अच्छी लग रही है, अब आप ये वाला सिलेबस लेकर आइए। तो आप इसी तरह मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।